आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं सृष्टि त्रिवेदी, रायपुर एहसास वुमेन और पूरे प्रभा खेतान फाउंडेशन परिवार की ओर से कलम सत्र के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन की स्थापना कोलकाता में प्रख्यात नारीवादी लेखिका, उद्यमी और परोपकारी डॉक्टर प्रभा खेतान द्वारा 80 के दशक में हुई थी। फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वर्तमान में फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और विदेश के 40 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है और इसके आगे बढ़ने का क्रम जारी है। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली खास पहल से जुड़ा है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ही एक दूसरी पहल है द राइट सर्कल, जिसमें हम साहित्य और साहित्यकारों से रूबरू होते हैं। किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, आखर जैसे कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। कलम का मकसद लेखकों को ऐसा मंच मुहैया कराना है जहां वे अपने प्रशंसकों से सीधे मिल सकें। एक लेखक और उसके पाठकों के बीच की दूरियां कम हों। श्री सिमंस जैसे हमारे प्रतिबद्ध सहयोगियों के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन मुश्किल है, इसीलिए हम अपने सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज जिन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, वो साहित्य की उन शख्सियतों में शुमार हो चुकी हैं जिनकी वजह से हमारी हिंदी को एक और वैश्विक पहचान मिली है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हिंदी साहित्य को नए आयाम तक ले जाने के लिए, हमें और हमारी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए मैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित उपन्यास रेत समाधि की लेखिका गीतांजलि श्री का धन्यवाद करती हूँ और रायपुर में उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हालांकि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम में से जो कुछ लोग इनसे वाकिफ नहीं है, उन्हें मैं बता दूँ कि गीतांजलि जी हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई उनकी पहली कहानी बेलपत्र, जो इन्होंने 1987 में लिखी थी, उसके बाद से अभी तक इनकी कई सारी कहानियाँ, लेख, लघु लेख आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं अनुगूंज, यहाँ हाथी रहते थे, वैराग्य आदि, जो कि आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा भी इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में इन्हें इनकी कहानी संग्रह अनुगूंज के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली हिंदी अकादमी ने 2000-2001 के साहित्यकार सम्मान से इन्हें अलंकृत किया। इसके साथ ही इन्हें इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विजदेव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हम बेहद भाग्यशाली हैं कि आज गीतांजलि जी हमारे बीच उपस्थित है। हम उत्साहित हैं इनके जीवन के उन किस्सों को जानने के लिए जिनको इन्होंने कभी कहानी या उपन्यास की शक्ल नहीं दी। गीतांजलि जी से इस बातचीत के लिए मौजूद है आंचल, एहसास रायपुर। आंचल के बारे में कुछ। आंचल एक उत्सुक पाठक और साहित्य प्रेमी के साथ लंबे समय से हमारे शहर के साहित्यिक परिदृश्य को बदलने के लिए समर्पित है। लेखन और भाषा संवर्धन कार्यक्रम आंचल पढ़ने में विश्वास रखती हैं और इनका एक बडिंग बुक वॉर्म नाम का प्रोग्राम है, ये जहाँ पे किताब पढ़ना, रचनात्मक लेखन, ये सब सिखाती हैं बच्चों को। इनका उद्देश्य बच्चों को साहित्य से जोड़ना है। आंचल टीम वर्क के दृढ़ कार्य में विश्वास रखती हैं। इन्होंने सह संस्थापक के तौर पर 18 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर रायपुर का पहला रीडिंग सर्कल लिटरेटी और एक सोसाइटी ऊर्जा की शुरुआत की थी। वे सभी को साहित्य के बारे में जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो
आइए बिना वक्त ज़ाय किए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं आंचल और मैम को रिक्वेस्ट करूँगी टू प्लीज़ कम एंड ऑक्यूपाई द सीट्स। Thank you so much, Srishti. Ma'am, welcome to Raipur. तो विदाउट फर्दर अडू आज का प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं। मैम, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, हाउ डज इट फील टू हैव हिट द नेल ऑन द हेड विद दिस यूनिक स्टोरी दैट बोर्ड इन द crevices of your mind and seems to come straight out of your heart? एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग से निकलकर आपके दिल से गुजरती हुई पन्नों पर उकेर दी जाती है। तो मेरा सवाल उस बहुत बड़े सम्मान और पुरस्कार के बारे में बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बहुत फ़ख्र की चीज़ है हमारे देश के लिए, साहित्य जगत के लिए और ऑफकोर्स आपके लिए। मेरा सवाल है, आप खुद कैसा महसूस करते हैं ये सोचकर कि ये कहानी को जैसा रूप आप देना चाहती थी वैसा हूबहू इसने पाया और शायद वैसी लोकप्रियता भी पाई? थैंक यू आंचल। सबसे पहले मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमेन, एवरीवन हु हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू कम हियर, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। बहुत अब तक मैं आपके साथ कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम करती रही हूँ, मुझे हर बार बहुत अच्छा लगा है एंड आई एम वेरी रिलक्टेंट टू से नो टू प्रभा खेतान फाउंडेशन एंड एहसास वुमेन इन कलम एवर, और हमेशा मुझे अच्छा लगा है। तो आई एम श्योर आज भी, अभी भी अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा लगेगा। आपका सवाल अपना ये बोलने में आधा भूल चुकी हूँ, लेकिन नहीं पर देखिए, पूरी तरह से कभी ये नहीं होता है कि आपने एक तो आपको मालूम नहीं होता है कि आपने पूरी तरह से क्या सोचा था कि क्या आप बना लेंगे। तो ये तो कोई ऐसे आप उसकी पहले से पक्के तौर पे कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो होता है वो आपको भी एक तरह से थोड़ा चकित करता है और आपके लिए भी एक वो नई चीज़ होती है जब वो बनती है, तो आप भी उसको डिस्कवर करते हैं, उसके संग संग चलते हैं और कुछ बनती है। फिर जब पाठक उसको पढ़ के, और पुरस्कार जूरी भी पाठक ही हैं, तो जब अलग अलग किस्म के पाठक उसको पढ़ के उसमें उसको नए तरह से देखते हैं, अपने अपने ढंग से देखते हैं, तो आप उसके बारे में और आप भी थोड़ा हाँ, तो बिल्कुल। तो ये एक ऑनगोइंग सिलसिला है, ये चलता ही रहता है और बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है, पर ये ख़त्म नहीं होता है कि मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी और मैंने कर डाला है। बिल्कुल नहीं। अगर वो आ गया मेरे मन में तो फिर आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल जी, थैंक यू। मैम, आपकी कहानी जब मैं पढ़ रही थी तो स्टोरी टेलिंग में एक ओरल ट्रेडिशन होता है, फोकलोर्स, फोक टेल्स जो पास ऑन की जाती थी। तो आपकी कहानी पढ़ते समय मुझे उस ओरल ट्रेडिशन की, जैसे रवानी में भाषा और व्याकरण अभिव्यक्ति से पिछड़ जाता है, ऐसा समझते हैं बोली में। पर आपके लेखन में खास बात यह है कि जितना पढ़ने का है उतना ही सुनने का भी है। जो वर्ड प्ले है, जो शब्दों का खेल है, जो ऐसा लगता है कोई सुना रहा है कोई फोक टेल जब आप पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग। तो एक फिल्म है, शायद आपने देखी भी हो, इम्तियाज़ अली की फिल्म है तमाशा, और उसमें इरशाद कामिल जी का लिखा हुआ एक गीत है, AR रहमान ने कंपोज किया है, जो जैसे ही मैंने कहानी शुरू की और कुछ थोड़े बहुत ही पन्ने पलटे तो मेरे जहन में वो गीत हमेशा आते रहा। और फिर मैंने कुछ लोगों से जो काफ़ी जानकार लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं, जब उनसे आपकी बुक डिस्कस की तो उन्होंने उस ओरल ट्रेडिशन की बात की। और ये जो
जहन में गीत आता रहा, उसका कुछ बोल ऐसे हैं: तिरकिट ताल से लो चली कहानी, पनघट काल से लो चली कहानी, हो सरपट दौड़ती है फक्त जुबानी। फक्त जुबानी मतलब वही ओरल ट्रेडिशन। तो आपकी कहानी रेंगती नहीं है, सरपट दौड़ती है। और वो कहाँ से आती है, शब्दों का जादू, ये कहानी आपके अंदर थी या आपने अपने आसपास की दुनिया से, मतलब आपकी ये कहानी कहाँ से चली? सब तरफ से, भीतर से भी बाहर से भी। और उसको मैं ऐसे जासूसी नहीं कर पाऊंगी कि क्या क्या कहाँ से आया है। वो तरह तरह से बातें आती हैं और तरह तरह से जुड़ती हैं। और अगर मैं किसी की जीवनी नहीं लिख रही तो फिर वो किरदार भी जो है वो बहुतों को जोड़ के कभी कभी एक किरदार बनता है। तो इसलिए ये अलग अलग तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी। जहाँ तक आप ओरल ट्रेडिशन की बात करें तो हाँ, मैं हूँ उस परंपरा में ही, मैं भी पली बढ़ी हूँ। और कल ही बात हो रही थी बिलासपुर में इसके बारे में कि बहुत से देशों में, जैसे पश्चिम के बहुत से देशों में जो मौखिक परंपरा है वो पुरानी पड़ चुकी है, वो किसी वक्त में थी, अब नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी चल रही है। तो मेरे बचपन से लेकर आज तक मैं बहुत कुछ उसी में रही हूँ। तो मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं है कि ये चीज़ मेरे लेखन में आई। और आखिरी बात जो मैं कहूँगी आपके, एक प्रतिक्रिया दे रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ मैं। हर कला में हम भूल जाते हैं इस बात को, हर कला में हर कला का समावेश होता है। तो ये नहीं है कि नृत्य है तो सिर्फ मुद्रा होगी और साहित्य है तो सिर्फ शब्द अपने मतलब, और वो भी बहुत ही लिटरल मतलब लेकर कि बस इतना ही होगा, और संगीत है तो सुर होगा। असल में इन सब तत्वों का समावेश हर कला में होता है, अलग अलग तरह से होगा। और कहीं पे आप लय में ज़्यादा हो सकता है जाएं, कहीं पर आप किसी और चीज़ में ज़्यादा जाएं। इन सबको जोड़कर एक पूरी इमारत बनेगी। तो मुझे ये लगता है कि हर कृति, और शायद वही उसी एक कथाकार की भी अलग अलग कृतियाँ अलग अलग तत्वों से खेल करेगी हर बार, और उनको उनके गठजोड़ से कोई चीज़ बनाए। लयात्मक तो है ये पूरी कहानी, और मुझे लगता है ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो रेत समाधि को रेत समाधि बनाती है। Ma'am, you have maintained that the Booker Prize was a bolt out of the blue. In your acceptance speech, you said, and I quote, "There is a melancholy satisfaction in the award going to it, to the book. It is a laughing elegy that retains hope in the face of impending doom." So could you share with us what do you mean by that? See, in a sense, all literature there is some kind of nostalgia and longing in it for a lot of those good things that we believed in, which may be in danger or may have got lost. तो ये किताब भी जिस तरह की प्लूरलिज्म को लेके चलती है, जो जिसमें हर चीज़ का हर चीज़ से रिश्ता है, नाता रिश्ता है, और सिर्फ जिंदा चीज़ों का नहीं, जिनको हम मानते हैं कि निर्जीव हैं, सड़क है और दरवाज़ा है, सड़क दरवाजा है, कैरेक्टर है। हाँ, तो ये सब, तो हर चीज़ में, चूँकि हर चीज़ में स्मृति जब आ जाती है, तो स्मृति आ जाती है, तो एक तरह से वो स्मृति उसको जिंदा कर देती है। अब अगर इसी कुर्सी पर पहले मेरे पूर्वज बैठे थे, मेरे कोई प्रिय गुरुजन बैठे थे, तो मेरा इस पर बैठना
उन सारी बातों से जुड़ जाता है। तो ये कुर्सी जो है सिर्फ कपड़ा और लकड़ी नहीं रह जाती। तो एक इस तरह का जो सोच है विच इज़ यूनाइटिंग एवरीथिंग, विच इज़ अबाउट प्लूरैलिटी, which is about respecting all kinds of things in unison. It's about हम diversity की जो बात करते हैं, it's about a very harmonious and respectful, mutually respectful relationship with the environment. ये सब हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में एक तरह से इन पर एक प्रश्न चिन्ह भी आने लगा है और जोखिम भी इन पर मंडरा रहा है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व में एक तरफ बहुत खुली है दुनिया, दूसरी तरफ बहुत संकीर्ण होती चली गई है। एक तरह की का मोनोकल्चरलिज्म बहुत फैलता चला गया है, एक भाषा का ज़बरदस्त वर्चस्व फैलता चला गया है। अब उसमें गड़बड़ यही है that the hierarchy it establishes and the marginalization that it causes of to other languages of the other languages, that is something to worry about. एक मोनो कल्चर अगर बनता चला जाएगा represented by a mono language, then we have lost so much of humanity. तो ये सब चीज़ें, ये एक पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मेरे भीतर भरी हुई थी और उसको पन्नों पे उंडेलने में मुझे मज़ा भी आया, लेकिन साथ साथ एक तकलीफ भी हो रही थी कि कहाँ जा रही है ये दुनिया, है कि नहीं, रहेगी कि नहीं। और जहाँ तक एनवायरनमेंट का सवाल है, मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर लोग समझते हैं कि बिल्कुल हम कगार पे आ गए हैं और चीज़ें पता नहीं बचेंगी कि नहीं। तो कुछ ऐसी बात है उसमें। मेरे कुछ और सवालों का भी इसमें जवाब शामिल था, पर हम चलिए आपके कुछ सवाल कम हो गए थे। नहीं, कुछ सवाल बहुत है मैम, शायद समय कम पड़ जाए। मैम अगला सवाल ट्रांसलेशन के बारे में है। सो टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन, मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स साइमल्टेनियसली थोड़ा हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में पढ़े, और normally we see that translations are unable to do justice to the original text, but इस केस में मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर देखकर that Daisy Rockwell has risen remarkably to the complexity of the text, which has so much of wordplay. Those of you who've read would agree. A translator brings, her own finesse and her nuanced understanding of the emotions and the subject. And ma'am said, and I again quote, translation is not a limp shadow of the original, but almost something that transcends onto another cultural milieu and lends it a new life. And you say, ma'am, Daisy's craft has lent it a new home and a new life. So can you tell us how that entire series of events led to this translation? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? दो तीन बातें मैं बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही हूँ कि आपकी कोई चीज़ मेरे यहाँ पे टिक जाती है, फिर आपकी कोई और चीज़ मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आपने कहा नॉर्मली ट्रांसलेशन वहाँ तक नहीं आपको पहुँचाते हैं जहाँ ओरिजिनल था, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ना करें। नॉर्मली अगर ऐसा होता तो हमें जो दुनिया में इतने सारे अच्छे अच्छे ट्रांसलेशंस मिले हैं, ऐसा हमने सारा रशियन लिटरेचर, न जाने कितना वेस्टर्न लिटरेचर, अपने पुराने एपिक्स और टेक्स्ट हमने वो सब ट्रांसलेशन में ही पढ़े हैं और अच्छे ट्रांसलेशन में पढ़े हैं। तो ये तो नहीं है ट्रांसलेशन बहुत अच्छे के लिए ऐसा हो सकता है नहीं, पर आपकी बात थी। पर ये जो बात है कि आगे क्या पूछा जी, तो मैम ये हुआ कैसे, ये जर्नी है कैसे इंग्लिश में कैसे आप उनसे मिली? मैं उनसे, आपको मालूम है, मिली ही नहीं थी। मैं बुकर के लिए जब लंदन, जब आप शॉर्टलिस्ट पे आ जाते हैं तो लंदन बुलाए जाते हैं, तो उसको भी बुलाया था, मुझको भी बुलाया था। तो हम लोग बुकर अनाउंसमेंट, और हम में से किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। जी हाँ, यही किस्सा मैं जानना चाहती हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो
हम शायद 4-5 दिन पहले ही पहुंचे थे और पहली मुलाकात हमारी वहीं हुई, ओह, तो हम मिले ही नहीं थे उसके पहले। जो कुछ भी हुआ है इस किताब के साथ, अब या तो कहीं ऊपर वाला बैठा है जो सब कुछ कर रहा है, वहाँ से जी, संकेत कर रहा है और उसने सब खेल किया है, या फिर all of it is very fortuitous and it just fell into place in amazing ways। तो ये किताब मैंने बहुत वक्त लिया इसको लिखने में, और मैं कभी भी किसी जल्दी में नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा आराम से ही लिखती हूँ। तो जहाँ लोग हर साल हर 2 साल एक नई किताब लेकर आते हैं, मैं 4-5 साल तक मेरा कुछ भी नहीं आता है, लोग शायद भूल भी जाते हैं कि मैं हूँ। और तो इसमें मैंने पता नहीं 8-9 साल या कितना वक्त लगाया था। तो ये जब किताब आई है तो सबसे पहले मतलब मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर, मुझे खासकर खुशी है उन लोगों को लेकर जिन्होंने इस किताब को बुकर के पहले डिस्कवर किया जी, और उसमें कुछ बहुत अच्छे लेखक, बहुत ऐसे भी लोग थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करती रही हूँ। कुछ अफसोस की इस दुनिया से कूच कर गए हैं, कृष्णा जी और मंजूर एहतेशाम, ये लोग इन्होंने पढ़ा। और आप सोचिए कि उस वक्त कृष्णा जी ने ज़रा मुश्किल से पढ़ा क्योंकि वो अशक्त रहने लगी थी, तो उन्होंने वो कुछ पढ़ती, फिर कुछ पढ़वाती और सुनती, फिर कुछ लिखती, फिर कुछ डिक्टेट करके लिखवाती। तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बिल्कुल हर तरह से अनुग्रहित करने वाली ये बात है कि कृष्णा जी इस तरह से इस किताब के संग जुड़ी। पर औरों ने इसको पढ़ा, इस पर मुझसे बात करी, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में बहुत नई किताब थी, बड़ी किताब थी। एक फ्रांसीसी अनुवादक हैं जिन्होंने बहुत हिंदी साहित्य ट्रांसलेट किया है और बहुत ज़बरदस्त अनुवादक हैं। उन्होंने निर्मल वर्मा वगैरह को भी किया और मेरी पहली किताब उन्होंने करी थी माई। तो उसके बाद मेरी उनसे जान पहचान हो गई थी और दोस्ती भी हो गई थी। तो ये किताब आई है शायद 2018 में और एनी ने इस किताब को बस इसके आने के 2-3 महीने के भीतर ही पढ़ लिया। और एनी ने मुझको लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं इसका फ्रांसीसी में अनुवाद कर रही हूँ और मैं इसके लिए प्रकाशक ढूंढूंगी। तो फ्रेंच में इसका अनुवाद फौरन ही शुरू हो गया था जी, इंग्लिश के लिए। उसके कुछ ही महीनों बाद लंदन से किसी प्रकाशक ने मुझे लिखा। मैं ना नाम जानती थी ना कुछ जानती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ या तो कोई ऊपर बैठा है। तो उसने मुझे लिखा कि हम आपकी कोई किताब छापना चाहते रहे हैं और अभी पता चला है कि आपकी एक नई किताब आई है, आपने किसी को अगर नहीं दिया है और आप इंटरेस्टेड हैं कि ट्रांसलेट हो और हम छापें तो क्या आप हमें देंगी। तो मैं उस समय बैठी हुई थी 2 लेखक मित्रों के साथ, हम साहित्य अकेडमी के किसी प्रोग्राम में हम कहीं जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आया है मेल मेरे पास, मैं क्या कहूँ। तो उनमें से एक हैं पॉल ज़ाकरिया, केरला के राइटर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हैज़ एनीबडी एल्स आस्क्ड इफ दे मे ट्रांसलेट इट। मैंने कहा नो। तो बोले नोबडी इज आस्क्ड यू, देन व्हाई शुड यू इवन कंसिडर सेइंग you know, no, someone's asking you, someone's interested, say yes. तो मैंने कहा yes, I am interested, but I don't have a translator in mind. तो उन्होंने कहा we have a translator in mind, and she will send you a sample, and if you feel that she can do it and you can work with her, then let's go ahead. तो डेजी ने मुझे इसके पहले कुछ पन्ने करके दिया। अब जो भी इस किताब को जानते हैं ये तो जानते हैं कि बड़ी टेढ़ी किताब है। तो डेजी के पन्नों ने मुझे काफ़ी मतलब हैरत भी हुई और बहुत खुशी भी मिली कि अच्छा ये तो जनरली रफ एंड रेडी ट्रांसलेशन था। मैंने कहा जनरली शी इज़ विद इट, सो आई थिंक इट कैन वर्क। तो मैंने कहा हाँ, आई एम रेडी टू वर्क विद डेजी। वर्क विद मीन्स कि वो मुझसे सवाल जवाब जो भी करेगी कर तो वही रही है। तो इस तरह डेजी से मेरी जान पहचान हुई। And we only corresponded on email, not even on Zoom. तो
बहुत अच्छा। और उसमें उन्होंने ये काम किया। लेकिन जिस तरह के सवाल एनी भी पूछती जी। और डेजी भी पूछती, डेजी का तो फिर भी मैं अंग्रेजी पढ़ लेती, एनी के तो मैं फ्रेंच पढ़ ही नहीं सकती, बट द क्वेश्चंस दे आस्क, the things they note, the nuances of the language that they pick up, that indicates to you कि here's somebody who is deeply immersed in it and is noticing some of the things that you care for. तो उससे फिर उम्मीद बनती है, और जाहिर है उम्मीद मेरी बेकार नहीं थी। अभी वो दरवाजे वाला मैम बहुत ही अच्छा, सीसीटीवी का जो कंपैरिजन है जो शुरू के पेजेस में है, तो वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया और मैंने काफ़ी लोगों से शेयर किया, और सब उसके बाद रेत समाधि को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। मैम कुछ आपके बचपन की तरफ चलते हैं। यू टॉक ऑफ बीइंग हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनिट ब्लाइटन्स राइटिंग, मेनी मोर राइटर्स। तो आपके लेखन में मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस ही नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी झलकता है। ऐसा लगता है आपने अपने समृद्ध बचपन को सहेजा है और समय समय पर वो आपके लेखन में अभिव्यक्त होता है। तो कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में, आपकी चाइल्डहुड लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस के बारे में हमसे शेयर करिए। सबसे खतरनाक बात आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में है कि आप गलती से कोई चीज़ कहीं कहते हैं और वो चीज़ आपको कोई कोट करके आप ही के मुंह में मार देता है। मुझे भी नहीं याद रहता है कि मैंने क्या कब कहा था। एनिट ब्लाइटन वगैरह देखिए, हम लोग जो मध्य वर्ग परिवारों से आए हैं, तो हमारे माता पिता हमको अपनी समझ से सबसे अच्छे स्कूलों में भेजते थे। वो अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट्स वगैरह होते थे। तो हम लोगों को, हम लड़कियों को खासकर, लड़कों को तो हॉस्टल वगैरह में उनको भी अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाया गया, लेकिन उनको शेरवुड कॉलेज नैनीताल वगैरह वहाँ भेजा गया। हम लड़कियाँ माता पिता के साथ छोटे छोटे शहरों में जाते थे, कॉन्वेंट्स में पढ़ते थे। तो एनिट ब्लाइटन सब पढ़ते थे उस समय, तो हम लोग भी पढ़ते थे, और हम समझते थे कि हम इंग्लैंड को बहुत जानते हैं अपने तो इस तरह के अपने गुमानों में रहते थे, वो खुश रहते थे। तो वो बचपन था पढ़ने का। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उस पीढ़ी की हूँ जो इस तरह के खराब एजुकेशन सिस्टम के बावजूद बच गए। अब कॉन्वेंट्स में देखिए ऐसे कोई खराबी नहीं थी, सीरियस सब कुछ होता था, लेकिन जो अंग्रेजी की को जो जगह दी हुई थी वो बिल्कुल ही असहज थी। और अंग्रेजी भी ये नहीं कि हमको बड़ी अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाती थी, हम बहुत ही खराब अंग्रेजी करते थे। मैं पहली बार इंग्लैंड में गई हूँ, तो मुझे याद है कि मैं किसी अंग्रेज कपल से बात कर रही थी, और उन्होंने कहा व्हाट इज दिस वर्ड की दैट यू कीप यूजिंग। तो मैं समझी नहीं, पहली बार मुझे किसी ने, हाँ वी सेड कि प्लीज पुट दिस हियर। तो इस तरह की अंग्रेजी, इस तरह के और भी बहुत वो गड़बड़। फिर वो उस समय फिल्म आई थी, इसकी थी वो एम फॉस्टर की थी, कौन सी वो बड़ी अच्छी, अरे नाम ही भूल रही हूँ उस समय। बहरहाल उसमें एक जो मुख्य किरदार है वो एक हिंदुस्तानी है जो बड़ी अजीब इंडियन इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ मैं अपने को समझती थी कि मैं तो कॉन्वेंट की बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हूँ, वहाँ वो मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि डोंट वी रिमेम्बर हिम व्हेन वी मीट गीतांजलि। तो आपको बहुत से अपने बारे में सत्य बाद में पता चलते हैं कि आप सब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन क्या कर लेते हैं, आप समझते हैं कि आपको अंग्रेजी आ गई, कुछ नहीं आती है। और हिंदी तो नहीं पढ़ा रहे, हिंदी एलिमेंट्री हिंदी कर देते हैं, हिंदी की कोई जगह नहीं। हिंदी हमारे लिए बस एक क्या आपके जो सर्विस क्लास है उससे आप बात करेंगे, दुकानों में जाके कुछ खरीदारी करेंगे। तो इस तरह का एक बड़ा ही बहुत ही कृत्रिम वैल्यू सिस्टम आपके भीतर घुसता है। और मुझे मालूम है कि ये तक होता था कि लोग जिनके माता पिता अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, उन बच्चों को शर्म आती थी।
हम बच्चों को इस पे नहीं शर्म आती थी कि हम हिंदी नहीं अच्छी बोल पा रहे हैं, ओ हिंदी इज सो डिफिकल्ट हम करते थे। हाँ, कोई हमको परेशानी नहीं। अंग्रेजी हम नहीं कह सकते हैं कि डिफिकल्ट नहीं, अंग्रेजी अगर हमें नहीं आती तो बहुत शर्म आती है। हाँ, चुप, बिल्कुल। तो ये सब चीज इसमें हम पले बढ़े। इसके बावजूद मेरे वक्त में, एक तो छोटे शहरों में मुझे रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, तो उनका तबादला होता रहता था, तो यूपी काडर में थे। तो मैं बहुत छोटे शहर वहाँ के फतेहपुर, मैनपुरी, बरेली, इन सब जगहों में पली बढ़ी हूँ। तो एक तो ये कि आप कॉन्वेंट को आप समझ रहे हैं पता नहीं कौन सा पैराडाइज, लेकिन आप जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी से। आप कुछ भी हो, आप सुन रहे हैं वो भाषा चारों ओर, और आप खा रहे हैं वही खाने। और हमारे ज़माने में अभी ये सब मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज और वो सब नहीं था, तो इसने बहुत बचाया। और पत्रिकाएं बच्चों की जो आती थी वो सब हिंदी की आती थी। तो हम स्कूल में इनिट ब्लाइट में पढ़ते थे, लेकिन घर में हम सारे हिंदी की अच्छी, वो पराग, चंदा मामा, नंदन, न जाने कौन कौन सी, तो हम इन्हें पढ़ते थे। तो मैं कहती हूँ कि मैं बच गई इस कारण, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो जो कटे हैं अपनी भाषा से, तो कट ही गए हैं अपनी भाषा से। और हिंदी आती है तो उनको आती है who don't have access to English. So it's become a very very much sharper divide than in my time. तो मेरा बचपन बहुत अच्छा है इस माने में रहा कि मैं गांव, कस्बों, छोटे शहरों में पली बढ़ी, और मैंने वो खेत, वो पेड़ पौधे, वो मिट्टी, उससे मैं जुड़ी रही। और आज दोनों लैंग्वेजेस में इतनी प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट, मैं अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, हिंदी में भी शायद नहीं हूँ, लेकिन हिंदी में खेल करने लगी तो करती रहती हूँ। मैम, आप हमेशा ही कहती हैं लेखक के जीवन में चुनौती हमेशा उनके अंदर से आती है, और लेखक देखा कैसी जासूसी कर रही है। यही रिसर्च है मेरी जो आपको आज पकड़ में आई है। और लेखन की अपनी एक अलग यात्रा है, जिस यात्रा में पुरस्कार उनकी मंजिल बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे आप माइलस्टोन मान सकते हैं, ये आपने कई जगह कहा है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। माइलस्टोन मैंने बिल्कुल नहीं कहा। माइलस्टोन वर्ड नहीं यूज किया होगा शायद, वो मेरी ट्रांसलेशन गलत है। नॉट अ गुड ट्रांसलेटर इंग्लिश। जी मैम, हम उस जनरेशन के हैं ना जो ना इधर के रहे ना उधर के। तो मैम, दिस स्टोरी सीम्स टू हैव टच्ड अ यूनिवर्सल सेंटिमेंट। तो मेरा आपसे सवाल था कि एज अ राइटर, बुकर प्राइज या यूनिवर्सल सेंटिमेंट? आपको अभी दोनों ही मिले हैं बहुत अच्छी तरह, भरपूर तरीके से, लेकिन अगर चॉइस करनी होती है तो राइटर्स क्या प्रेफर करेंगे, या यू एज अ राइटर what is the most gratifying feeling for you? Prestigious award or maybe universal appeal for your readers? Universal appeal for the readers, I don't quite understand. सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं लोकप्रिय होना, लोकप्रियता है। तो एक्चुअली मैं आपसे बहुत ही आपसे मैं ऐसी बात कहूँगी जो मैं जानती हूँ शायद सबको नहीं अच्छी लगती है मेरी ये बात, लेकिन मैं कहूँगी मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नहीं, ये नहीं कहूँगी मायने नहीं रखती, ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, इतनी मैं दम्भी नहीं हो सकती हूँ, बिल्कुल मायने रखता है। I mean, both these things expand my horizons. ये नहीं है कि मैं दे रही हूँ उनको, वो मुझे दे रहे हैं। तो एक यूनिवर्सल अपील होना, I mean, it's giving me a large world, और मैं उससे इतना कुछ सीख रही हूँ। मेरा लेखन और वो तराशेगा, हर तरह की चीज़ होगी, तो आई कैन नॉट बी अनग्रेटफुल अबाउट दैट, बट दिस कैन नॉट बी द मूवर एंड शेकर ऑफ माई राइटर, कि मुझे ये यूनिवर्सल अपील पाने के लिए किसी तरह से लिखना है। मैं लिख रही हूँ, और बिल्कुल मैं, और अपने लिए का भी मतलब लोग गलत लगा लेते हैं कि अपने किसी स्वार्थ में लिख रहे हैं। आपके भीतर कोई उधेड़ गुण है, आपके भीतर कोई ऊहापोह है जिससे आप जूझ रहे हैं। आप, हो सकता है बहुत कंफ्यूजन है, हो सकता है चारों ओर एक आंधी सी है, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें आकार टटोल रहे हैं, खोज रहे हैं, और खोजने के दौरान आप कुछ चीज़ें
खींच पाते हैं, कुछ चीज़ें आपसे रह जाती हैं, तो आप कोई एक आकार बनाते हैं। लेकिन ये सब आप दुनिया को पहचानने को, और दुनिया वही नहीं है जो बाहर है, दुनिया मेरे भीतर भी है, अपने आप को पहचानने को, इसके लिए आप किसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेखन वहाँ से आ रहा है, ये मैं बोल रही हूँ। तो करना हमको ये है, चाहे एक पाठक मिल जाए कृष्णा सोप्ती जैसा, तो मैं नतमस्तक बिल्कुल हो जाऊंगी। और पाठक मिलते चले गए जो मुझे तरह तरह से अपने बारे में, देखिए मैं कुछ भी कहूँ कि मैं हूँ और मैं लिख रही हूँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, जाने अनजाने मैं अपने से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जो बातें मैं महसूस करती हूँ और सोचती हूँ वो और भी करते हैं और सोचते हैं, भले ही मैं ना जानूँ उनको पर्सनली। तो ये भूल गई क्या कहने जा रही थी। पुरस्कार और इसके हाँ, बीच की। नहीं तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिस समय ये जो है मुझको जोड़ता है एक कलेक्टिव से, तो बहुत अच्छा मुझको लगता है। और बिल्कुल अच्छा लगता है जब पाठक बढ़ते हैं तो मुझे अपना ही विस्तार उधर भी मिलता है और उधर से विस्तार यहाँ होता है। उस उद्देश्य के एक साथ नहीं, उससे नहीं लिखते। तो ये मेरी पूरी बिरादरी बनती है। Who doesn't want a बिरादरी? No, I don't want to live in complete isolation in some jungle or on the hilltop. हाँ, तो उस तरह की सन्यासिनी नहीं हूँ। तो इसलिए ये मायने बहुत रखता है, but this is not what will move me, हाँ, कि इसलिए करना है। और पुरस्कारों के लिए क्या हमारे पास कोई नुस्खा है कि हम जान जाएं कि ऐसे करो तो पुरस्कार मिलेगा? अगर पुरस्कार इस तरह से मिलता है कि आप जाकर क्या बोलते हैं आप कुछ रिश्वत दीजिए या किसी और तरह की राजनीति करिए, उस तरह से जो पुरस्कार मिलते हैं तो पक्का मुझे वो तो चाहिए ही नहीं, तो मैं उधर जाने की कोशिश नहीं करूँगी। और जो जिनको हम सच्ची पहचान की, किसी पारखी ने, किसी मुझसे बड़ों ने मुझे कोई पहचान वो देंगे, तो उसके लिए मैं जान नहीं सकती हूँ कि कैसे कर दो कि वो, हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है कि कभी भी आप लिखेंगे तो आपके पास ये गारंटी नहीं है that this will go to one or to the whole world, whether this is going to be trashed, whether this is going to be really sort of held up as a put on a pedestal. You can't know these things. So you write for you. It comes from within. You write to unfold something, uncover something, unlayer something, and discover. एक कोई तलाश होती है, आप उस तलाश में निकलते हैं, और उस तलाश में जितने भी आपसे लोग जुड़ते हैं या उनको कोई गूंज अनुगूंज आप इस साथ में पैदा होती है, वो आपको बोनस की तरह मिलता चला जाता है। तो ये होती है लेखक की यात्रा मेरे हिसाब से। अगला सवाल है, औरतें और सरहदें इस कहानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ऐसा लगता है ज़रूर कि आप चाहते हैं कि एज रीडर्स हम किरदारों को और कहानी को उसकी गहराई में जाएं, उसकी परतें खोलें, समझें, उस पर शायद रिफ्लेक्ट करें। तो ये अगेन औरतों के बारे में और जो बाउंड्रीज औरतों के साथ अक्सर लगाई जाती है, ये आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रिफ्लेक्शन है या कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली ऑफ वुमेन अराउंड यू इन योर लाइफ? बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत प्रोफाउंड बातें आपने कह दी इसमें। अगर मैं फिक्शन लिख रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंसिडर इट माई राइट to not to be made to explain whether this is autobiography, biography or what. It's fiction. Okay. And I'm not saying it rudely, huh? So don't misunderstand at all. No. पर fiction का मतलब ही होता है कि आपने वो लाइसेंस लिया है कि आप कुछ असली भी लेंगे तो उसको भी जैसे भी आपको तोड़ना मरोड़ना और घुमाना है आप वो करेंगे। तो दूसरी बात ये होती है कि देखिए कुछ भी नथिंग इज आउट ऑफ नथिंग,
इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, जी। बट लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, हो सकता है बहुत सी चीज़ें मिलकर एक किरदार बना रही हैं, और कहीं ना कहीं कल्पना का भी समावेश उसमें होगा। तो ये सब चीज़ें मिलके ही करती हैं। और आप कह रही हैं औरतें और सरहदों की बात करिए तो मैंने खुद इन शब्दों में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि बात करनी पड़ रही है इन दिनों, अपने ही काम के बारे में बार बार सोचना भी पड़ता है, तो मैंने तो ये समझा कि मैं पहले भी समझती थी, उसके बारे में सोचती नहीं थी। सरहद तो हमारे पल पल का हिस्सा है, पल पल की कहानी है। हर जगह सरहद है ना। सरहद तो हम सरहद हमने यहाँ भी बना दी है ना, कि अब ये इनविजिबल होगी, लेकिन आप तो नहीं इधर आके बैठ सकते, ये हमारी जगह है, वो आपकी है। हाँ, तो कैसी सरहद आप बना रहे हैं, और उसमें से कुछ सरहदें ऐसी होंगी जो प्यार से, दोस्ताने से बनाई गई हैं और इसमें किसी को परेशानी नहीं है, और कुछ सरहदें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसको हम तोड़ें, लांघें, क्या करें। तो सरहद तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी सांसों का हिस्सा है। तो सरहद होना बहुत ही नेचुरल है, कैसे नहीं आएगी, वो तो आएगी ही। औरतें, ठीक है, मैं स्त्री हूँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ स्त्री के ही बारे में सोचती हूँ, और वो किसी लेखक को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेखक सिर्फ आत्मकथा तो लिख नहीं रहे, उनमें उनकी कोशिश भी ये होनी चाहिए और उनमें ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो अन्य की खाल में उतर पाएं, उसकी कल्पना कर पाएं, उसको स्वर दे पाएं। तो कोशिश तो ये ज़रूर होती है, इसीलिए टॉल्स्टॉय जो है अन्ना कैरेनिना लिख पाते हैं। हाँ, तो ये होना चाहिए। तो लेकिन एक संवेदना अपने आप पैदा होती है, क्योंकि वो आपका अनुभव है, और आपके अनुभव से मेरा मतलब बिल्कुल निजी अनुभव नहीं है, स्त्री होने का स्त्रीचित अनुभव जो है। मैं चारों ओर को भी देख रही हूँ, अपने जीवन को भी देख रही हूँ, तो वो अनुभव जाहिर है मुझ में है ही। एक और बात है कि लेखन, साहित्य का जो, आप कहिए कि एक तरह से उसका जो मूल स्वभाव है, वो है आपको याद रखने के लिए उकसाने का, देखने के लिए उकसाने का। तो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं या भूल गए हैं, जिन लोगों को आप नहीं देख रहे हैं या देख के नज़रअंदाज कर रहे हैं, और देख के इतने आदी हो गए हैं देखने के कि देखकर भी नहीं देख रहे हैं, साहित्य आपको बार बार उकसाता है, बार बार चेताता है कि देखो, भूलो मत। तो इसलिए भी स्त्रियों का आना बहुत नेचुरल हो जाता है। तो बस यही है। जैसा आपने कहा था मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड और प्लूरलिस्टिक कल्चर के बारे में आप कह रहे थे, जो जहाँ पे बॉर्डर्स का ट्रांजिशन लिटरेचर के थ्रू होता है, जो अभी भी आप सरहद की बात कर रहे थे। तो आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, नो हायरार्की अमंग्स लैंग्वेजेस, एंड आई कुडंट एग्री मोर। और इसके बारे में आपने अभी कहा भी, तो यही मेरा सवाल था कि भाषा तो भाषा है, और हर भाषा में पढ़ने का लुत्फ उठाना चाहिए, कोशिश तो रहनी चाहिए। तो मैम कैसे हम इसको एसिमुलेट करें अब आज हमारी एजुकेशन में, कि हमारे ही बच्चे, मेरे ही बच्चे, जो आप कह रहे थे हिंदी नहीं आती, देयर इज नो प्राइड इन सेइंग दैट, क्यों नहीं आती, तो क्या कर सकते हैं हम एज पेरेंट्स या जनरली? अब इसका ये तो बहुत ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अकेले क्या मैं दे पाऊंगी, लेकिन ये जाहिर है कि इस तरह की चेतना जब तक एक बहुत ही विस्तृत और विशाल स्तर पे नहीं आएगी लोगों में, तब तक कुछ होगा नहीं। ये तो सबको मिल के करने की ज़रूरत है। और इसमें ये भी है कि
भाषाओं को हम जब तक वो हमारे रोजमर्रा को बरतने की भाषाएं नहीं बनेंगी, हमारा जब तक जो मानवीय व्यवहार है उसमें आदान प्रदान हम अपनी भाषा में अगर नहीं करेंगे तो वो आप उसको अननेचुरली नहीं प्रिजर्व कर सकते हैं। इट हैज़ टू बिकम योर ब्रेथ। तो वो अब कैसे करना चाहिए, इसमें शिक्षा केंद्रों की भी भूमिका है, साहित्य की भी भूमिका है, सब लोग, माता पिताओं की, सब लोगों की। मतलब मैं बकवास कर रही हूँ, मैंने इस तरह का प्रवचन मैं नहीं दे सकती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, पर इट हैज़ टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट एंड अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस फैक्ट। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि देखिए, अंग्रेजी हर वक्त में इतिहास के अलग अलग मौके ऐसे होंगे, ऐसे वक्त आए हैं जब कोई भाषा कुछ खास चीज़ों से जुड़ गई। तो कोई ज़माना था जब फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ कल्चर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वही है कि भाषाओं के बीच में रिश्ता क्या बनता है। इफ वन बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ कल्चर and something else becomes a pariah language, then there's a problem. तो वरना नहीं है। अब सब हुआ करे भाई, अंग्रेजी अब इस समय हो गई है बहुत पावरफुल भाषा, कोई परेशानी नहीं है। आप सीखना चाहते हैं आप सीखिए, अंग्रेजी में भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप उसको जानिए, बहुत अच्छा है। बट समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, एक इतना खजाना है आपके पास। और हमारी भाषाएं इस देश में तो कल की भाषाएं नहीं हैं। कितनी पुरानी इनकी परंपरा है, कितनी इनकी समृद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है ये भाषाएं। इनको हम, हमारे हाथ में है और इनको हम खिसका दे रहे हैं क्योंकि हम उसके कोई वक्त ही नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ है जो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली है, और ये हम सब समझें और बच्चे समझें, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सब सबको मिलकर करना होगा, ज़बरदस्ती से नहीं होगा। और जो सरकार कोशिश करती है कि हिंदी सब पे थोप दे, उससे नहीं होगा। आपके पास आप भाषा का मज़ा लीजिए। भाषा छत्तीसगढ़ी जिनके पास है उनको मालूम होगा। अच्छा, अभी आपने ट्रांसलेशन की बात करी थी, इससे थोड़ी सी अलग मैं जा रही हूँ। आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे, वही चीज़ आप कहेंगे दूसरी भाषा में, वो एक दूसरी तरह से फड़केगी। तो आप हिंदी में वो बात, आप उसी वाक्य को आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, माफ़ करिए मैं जानती नहीं कौन सी छत्तीसगढ़ी थोड़ी नहीं आप नहीं, यहाँ बोलिए छत्तीसगढ़ी। हाँ, तो आप बिल्कुल वही वाक्य आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए और देखिए वो दूसरी तरह से फड़केगा। तो ये है ट्रांसलेशन का कमाल, कि वही चीज़ होगी लेकिन वो अलग हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी दूसरे ढंग से, और उसको दूसरी दुनिया मिल जाएगी। तो इसके हमको ये समझ, हमको और शिक्षित होने की ज़रूरत है। तो हमारी शिक्षा शायद शुरुआत वहीं होनी है, पर शिक्षा सिर्फ कॉन्वेंट में और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। शिक्षा सभी जगह हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैम, जब आपको पढ़ रही थी तो मेरे को ये जानने का अवसर मिला कि आपकी माँ आपको हिंदी में लेटर्स लिखा करती थी, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्सटिंग का ज़माना है, तो ये नसीब ही नहीं होता। मुझे लगता है हैंड रिटन लेटर्स, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस ऑफ आवर जनरेशन। हमने भी लिखी हैं बहुत चिट्ठियाँ। तो खैर मैम, क्या होता था उन चिट्ठियों में जो आपकी माँ, कोई निजी सवाल नहीं है बट जनरली स्पीकिंग प्यार भरी बातें, कोई नोक झोंक, नसीहतें, क्या सब कुछ होता था, सभी कुछ होता था। जी, और आप कहती हैं वहाँ से बहुत हिंदी आपको सीखने का, इसीलिए मैं हिंदी से जुड़ी रही। हिंदी सिर्फ मेरे लिए रोजमर्रा के साधारण बोलचाल की ही नहीं रही, मैं साहित्यिक हिंदी में, मतलब वो बहुत से स्तरों पे मेरे भीतर चलती रही, आती रही। तो माँ जो है बहुत, मैं जब स्कूल के बाद में चली गई हॉस्टल, तो माँ बहुत चिट्ठियाँ लिखती थी, और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग। मेरी तो इतनी ख़राब है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं अपनी माँ से ये सब पाया, लेकिन इतनी खूबसूरत, बिल्कुल जैसे प्रिंटेड कैलीग्राफी, बिल्कुल ऐसी हैंडराइटिंग।
और छोटा छोटा जबकि लिखती थी, तो उस समय वो इनलैंड लेटर फॉर्म्स होते थे, तो उसमें वो कोनों पे भी लिखती थी, कुछ भी वो इतनी सी जगह नहीं बर्बाद करती। तो अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, उनके पास रखे हुए हैं संभाले हुए। हाँ, तो लेकिन वो हर तरह की चीज़ उसमें बताती थी, वहाँ क्या हो रहा है, मैंने जो कुछ बताया होता था उस पर कुछ बोलती थी। बहुत ज़्यादा वैसी कभी नहीं थी मेरी माँ के बहुत सीख दो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, हाँ उस तरह की नहीं थी। वो खुश रहो, ठीक रहो और विश्वास करो। बच्चों को हिंदी में चिट्ठियाँ लिखना हाँ, तो बस तो वो बहुत अच्छा था जी। मैम, कई लोग अक्सर आपसे पूछते हैं और यहाँ भी शायद सब जानते होंगे कि आप हिस्ट्री पढ़ाते थे पहले और फिर लेखन की तरह झुकाव, और आपसे बहुत पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, पर मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मुझे लगता है इतिहास और साहित्य या तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि दोनों में से अस्तित्व उनका अधूरा है एक दूसरे के लिए। साहित्य में भी इतिहास, उसका भी कुछ एक इतिहास होता है और इतिहास कहानियों के बिना इनकम्प्लीट है। तो मुझे लगता है नेचुरल प्रोग्रेशन था आपके लिए, जिस तरह के माहौल में आप पली बड़ी हैं, तो आपको शुरू से था कि इस तरफ आप जाएंगी, या कुछ ऐसा हुआ किस्सा? नेचुरल प्रोग्रेशन तो नहीं था, मैं शायद कभी हिस्ट्री चाहती भी नहीं थी लेना। वो ठीक है कि आप कोई भी विषय सीखे, आपने कहा कि साहित्य के बहुत करीब है इतिहास है, लेकिन आप कोई भी विषय, साहित्य तो हर चीज़ में है, और साहित्य इंसान की हर विधा से जुड़ जाएगा। आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो वो भी, अगर आप साहित्यकार बनेंगे तो इंजीनियरिंग भी आपके काम आएगी, वो भी साहित्य में आएगी, वो भी आपको कुछ सिखाएगी। आर्किटेक्ट हैं तो आपको एक दूसरी तरह से आर्किटेक्चर का वहाँ पर अंदाज होगा। तो वो तो कोई भी विषय बेकार नहीं होता है, साहित्य में हर विषय काम का होता है। तो उस तरह से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैंने इतिहास किया, ज़रूर सीखा सब कुछ, लेकिन उसको इतिहास लेने का कारण ज़्यादा ये था कि घर से थोड़ा दबाव था कि मुझे भी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठना चाहिए। तो उस समय जो सब्जेक्ट उसके लिए अच्छा माना जाता था वो हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री करें, तो थोड़ा बहुत दबाव था, वो कर लिया। लेकिन मन में कभी मुझे ये नहीं था, हिस्ट्री वाज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट फॉर, आई डोंट नो, फॉर अदर रीजंस। हिस्ट्री इज़ अ वेरी वैल्यूएबल सब्जेक्ट, पर मुझको वैसी खास दिलचस्पी वो मुझे उस तरह से स्वतंत्र नहीं छोड़ता था, जिस तरह की शायद मैं आज़ादी ढूंढ रही थी। जो साहित्य मुझे जिस तरह से खेलने देता, अनजान दिशाओं में जाने देता। अब इतिहास और साहित्य में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो है कि दोनों का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है। तो जो इतिहास है वो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को तलाशता है तो वो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और एक तरह का क्लोजर कि अच्छा वर्ल्ड वॉर इन कारणों से हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आपको एक पूरी कहानी, कंप्लीट कहानी कहनी है। साहित्य आपको आप पे ऐसी कोई जिद नहीं है कि आप इसका जवाब दीजिए, आप खोल सकते हैं बस कि नहीं ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये दिशाएं खुल रही हैं, भले ही आप कोई एक अंतिम मंजिल तक ना पहुँचे, लेकिन साहित्य वो आपको करने देता है, उस तरह से बढ़ने देता है, वो रास्ता चलता ही रहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो खुलापन था वो मुझको ज़्यादा, हाँ वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करता था, और कहीं ना कहीं था कि कभी ना कभी तो जाऊंगी उधर। अब बहुत बुरी जासूस है। नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था मैम। मेरा बस पर्पस है कि हमारे सब लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जान पाए, तो बस वही कोशिश कर रही हूँ। किताब तो पढ़ ही लेते। ट्रेन का बस यही था कि देखिए मैं बहुत मैं मन में अपने को मानती थी बहुत पहले से कि मैं असल में लेखक हूँ। तो मानती थी, कभी कभार कुछ ऊटपटांग लिखा भी, पर कभी इतना ऐसा भी नहीं लिखा कि किसी को ज़्यादा बाहर दिखा भी पाऊँ। मुझे कुछ लिखा और रख दिया, तो कभी भी वो सिलसिलेवार कुछ भी नहीं हुआ था।
लेकिन मानती तब भी थी। तो वो ट्रेन में बस मैं शायद अपनी डिसर्टेशन नहीं, मैं पता नहीं वाइवा देने जा रही थी, कुछ था, मैं पीएचडी कर रही थी उस समय। तो मैं और ये भी था कि मैं हिंदी में लिखूंगी, और इतिहास से हिंदी में जाना मुश्किल था, तो मैंने प्रेमचंद को अपना विषय बनाया, लेकिन इतिहास के संदर्भ में। तो इससे मैं हिंदी से जुड़ी। हाँ, तो एक पुल तो बन गया, तो हिंदी की तरफ जा रही थी, लेकिन लिख अभी भी नहीं रही थी। तो कुछ था उस समय, मुझे बस यही याद आ रहा है इस समय कि मैं 30 की होने वाली थी, तो बहुत देर में मैंने लिखना शुरू किया। और मुझे एकदम से ट्रेन में बहुत ज़बरदस्त डर मेरे भीतर एकदम से जागा कि अपने को साहित्यकार कहती हूँ और कब लिखूंगी, 30 की होने जा रही हूँ, लिखूंगी तो कब लिखूंगी। तो उसमें फिर मैंने बैठ के कुछ लिखा, और शायद इतने दिन आप समझ रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, पर मन में लिख रहे होते हैं। हाँ, तो जो लिखा वो है नहीं मेरे पास, और पर ये ऐसा था कि लगा कि अरे ये तो बन सकता है, कुछ है, बस वहाँ से कुछ शुरू हो गया। I think we have time for one last question, though I have so many, so maybe I'll catch hold of you after. Ma'am, about the book, it has been praised for its lyrical and evocative prose, as well as a sensitive portrayal of the struggles faced by women in traditional societies. तो मैम, आपको क्या लगता है, बेटी का संघर्ष बड़ा होता है हमेशा माँ से, या वाइस वर्सा? मुझे ये बॉदर कर रहा था। और are they both fighting in some way, shape or form the same battles, but just in a different context? I don't think I would Not just book-wise, but generally speaking. Yeah. I mean, they're both negotiating and fighting and trying to work out things, trying to work out in different times how to deal with their situation. और ये कि सब बेटियां एक सी नहीं होती हैं, सब माएँ एक सी नहीं होती हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे नहीं आप कह सकते, तो अलग अलग कहानियाँ। पर जनरेशन स्ट्रगल्स भी चेंज होती रहती हैं। स्ट्रगल्स भी चेंज होती रहती हैं। देखिए, स्ट्रगल आप किसी को भी कम नहीं समझ सकते हैं। हर वो जो पहले की पीढ़ी है, वो दूसरे ढंग से स्ट्रगल करती रही है, और भले हम सबको हम सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमको एक तरह का सौम्य और संतुलन तो हम चाहते हैं कि हम में आ जाए। तो हम पुरानी पीढ़ी के सौम्य को देखकर अगर वो समझें कि इन्होंने तो सब कुछ स्वीकार कर लिया, हर चीज़ के आगे सर झुका दिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप इसीलिए मैंने ये बात शायद अपने पहले नॉवेल में इसको लेकर कुछ किया था कि विद्रोह का मतलब खड़े होकर और चिल्ला कर झगड़ा करना नहीं होता है। आप इतना स्वीकार करके और चुपके इसको ना स्वीकार करके भी विद्रोह करते हैं, और बहुत सी माएँ और बहुत सी पुरानी पीढ़ी वाले इस तरह से करते हैं। तो उनको आप फौरन देख नहीं सकते उनका विद्रोह। आज की फेमिनिस्ट की तरह जो चिल्ला के कह रही है दिस इज व्हाट हैज टू बी डन, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन, दिस इज हाउ आई विल वेयर क्लोथ्स, दिस इज हाउ आई विल नॉट वेयर क्लोथ्स वगैरह, वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना कहे बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, और साइलेंस को कम मत समझिए, शोर को बहुत बड़ा मत समझिए, साइलेंस को बहुत छोटा मत समझिए। साइलेंस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये चीज़ें एवरी पीढ़ी, बेटी हो माँ हो, वो कर रहे हैं। हम श्रोतागणों में से सिर्फ 3 प्रश्न लेंगे, तो जो भी आप मैम से पूछना चाहते हैं हाथ उठा दीजिए, मैं माइक आपकी तरफ ले आऊँगी। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें, और प्रश्न को थोड़ा कंसाइज रखें। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो बुकर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा नाम गौतम है। मेरा सवाल ये है कि मैम, जब आपको सुन रहा था और आपकी बहुत सारी किताब के बाद जब आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उनमें पढ़ रहा था, तो हमेशा आप भाषा को लेकर के बात की है।
लेकिन मैम जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो उसमें वो भाषाएं नहीं देखने को मिलती है। जिस तरह से प्रेमचंद अगर ने अभी भी आप बात कर रही थी कि अगर हिंदी में बात करें तो सिर्फ हिंदी में बातें होनी चाहिए, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि इंग्लिश या हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन आज के जो राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी देखने को मिलती है। तो इसके लिए अभी के जो हम जैसे रीडर्स हैं वो किस तरीके की किताबों को पढ़ना प्रेफर करें या किस तरीके से लिखें ताकि लोगों को ये लगे कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी गई है। इंग्लिश वर्ड जो आया है उसको मतलब वैसे मैंने नहीं कहा था कि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखिए और अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में ही लिखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज के वक्त में आप प्रेमचंद की तरह लिखें। तो प्रेमचंद का एक वक्त था, प्रेमचंद कुछ उनकी दूसरी जिज्ञासाएं थी, दूसरी चिंताएं थी, वो उसके हिसाब से अपने को ढाल रहे थे। उन्होंने एक तो सबसे बड़ी चीज़ उनके जहन में थी वो थी कि साहित्य को समाज के लिए मशाल बनने का काम करना है। तो वो तो साहित्य इसलिए लिख रहे थे, इस मकसद से लिख रहे थे कि यहाँ पर हम दिखा देंगे जो कुरीति है और उसका क्या समाधान है, हम वो दिखाने के लिए लिख रहे हैं। आज के बहुत से लेखक कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने ही आपसे कहा कि मैं कोई एक फॉर्मूला लेकर या एक प्रॉब्लम लेकर जिसका मैं वहाँ पर सॉल्यूशन देने वाली हूँ, ऐसा नहीं लिखना चाहती हूँ। लेकिन मैं जो लिख रही हूँ वो भी इंसान के ही दुख दर्द को लेकर है, तो पर मैं दूसरे ढंग से लिख रही हूँ। अच्छा, और भाषा वक्त के साथ भी बदलती रहती है। आज की दुनिया बहुत खुली है, तो पहले भी भाषाएं बहुत तरफ से आती थी और भाषाओं की भी सरहद नहीं होनी चाहिए। एक मायने में उसका व्याकरण होता है, उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसी कट्टर सरहद नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरी तरफ से उस भाषा में कुछ ले ही ना सकें। कोशिश हमारी होनी चाहिए, अगर आप साहित्य कला आपको पसंद है, आप रसिक हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति सुंदर हो, हमको भी कुछ वर्णन करने में मज़ा आए, सुनने वाले को भी मज़ा आए। आज कभी कभी लोग बहुत काहिल हो गए हैं, बहुत जल्दी में हैं, तो वो जो ये शॉर्ट फॉर्म वाली चल गई है भाषा, उसमें वो अभिव्यक्ति उन्होंने ख़त्म कर दी, कविता ख़त्म कर दी है, उसका कुछ जोर ही नहीं है। तो वो भाषा के प्रति आप लापरवाह मत हो, लेकिन उसमें जगह जगह से अगर शब्द आ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, भाषा कभी कभी उससे और सशक्त होती है। बस थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल और है मैम। One question. Really sorry. No, please let others also. Okay, thank you. Please. We'll come back to this. Sorry. Hi ma'am, I'm Mansi, and first of all I'm very glad that I got to witness this. My question to you is that you very beautifully said that माँ बेटी में किसी का भी struggle कम नहीं होता या फिर हम define नहीं कर सकते, और ये भी कि सबके रिबेल करने का तरीका एक नहीं होता। ये एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी पर्सनली एसोसिएटेड है, बिकॉज आई ऑल्सो रन अ टॉक शो विच इज़ कॉल्ड द मुफ्फट मोहतरमा शो, और उसका पहला एपिसोड मैंने अपनी मम्मी के साथ रिकॉर्ड किया है, क्योंकि शी इज़ माई इंस्पिरेशन फॉर एवरीथिंग मुफ्फट एंड एवरीथिंग मोहतरमा। एंड जिस तरह से आपने कहा कि आज का फेमिनिज्म एक अलग डेफिनेशन ले रहा है, उसके इंटरप्रिटेशंस अलग हैं, I think I strongly believe also that we stand on the very strong shoulders of our mothers, of our grandmothers, of our great-grandmothers. I would just love to hear what you think, what your definition of feminism would be in terms of fourth wave of feminism. I mean, in your own little way. First of all, there is absolutely no doubt, and it's very well known. Only a complete nitwit will say that we are not standing on our mother's shoulders. We definitely are. On our father's shoulders also. I mean, I do not believe in these, we divide up the world too much. There's really no need. हमारे पिताजी भी ऐसी चीज़ें बोलते थे जो हम नहीं चाह रहे थे, घर में रहो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, लेकिन उसके पीछे हमारी ही
भलाई और हमारे ही लिए वो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि नो वन रॉन्ग मूव एंड द होल लाइफ कैन गेट डिस्ट्रॉयड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता मैं चाह रही हूँ मैं ये यहाँ पे चली जाऊँ पढ़ने, वहाँ चली जाऊँ कुछ और करने. सो इट वॉज एनीथिंग विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट सिक्योर पाथ he felt scared of, and he meant very well. So one has to be sensitive about these things. Unless there's villainy going on, there's no reason to create these divisions and hate everybody. तो अगर शायद इसी से मेरी फेमिनिज्म भी जुड़ी होगी, that you have to be on the side of, this sounds rhetorical, but it has to be something like that. You have to be on the side of justice and equality and love and humanity, and all those people who are being deprived of that and their dignity are on the same side. उसमें men भी One more question. Ma'am, just wanting to understand, did you mean that feminism is not the same as misandry in terms of hate? When you said say what is the word? I don't know. that feminism should not be equated to misandry. What is spreading hate? Like some people who hate men or claim to. It's the opposite of misogyny. Yeah, it's actually Opposite it's the of opposite. misogyny. No, of course it isn't. Of course it isn't. Yeah. I mean, it's like what we do. I mean, we've created this huge problem of communalism by saying कि एक मुसलमान गड़बड़ करता है तो सारी मुसलमान कौम को खत्म कर दो. तो ये तो वही बात हो गई ना. भाई हुई है कुछ चीजें हुई हैं. It doesn't mean that you just demolish the entire race. Myself Manish. As a profession, I am quite attached to examinations and the education system. तो आपने जो कहा कि हिंदी भाषा के प्रति बहुत अट्रैक्शन एज वेल एज बच्चों के रुझान नहीं, तो अभी मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी जस्ट 9th में आए हैं, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन कि इंग्लिश तो मैंडेटरी था कि दे वर फ्रॉम CBSE स्कूल, तो इंग्लिश मैंडेटरी था, तो इंग्लिश तो लेना है. अब सेकेंड लैंग्वेज पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया था, तो सेकेंड लैंग्वेज जो ऑप्शन चुन के आ रहा था वो था कि फ्रेंच ले लो क्योंकि उसमें स्कोरिंग हो जाएगी, तो हिंदी छोड़ दो ना. एंड माई नेचुरल रिएक्शन एट दैट टाइम वाज क्वाइट एन बिग आउटबर्स्ट कि ये तो बकवास है, तो करना नहीं है, हाउ कैन यू लीव दिस. बट उस पर काफ़ी डिबेट चलता रहा. तो क्वेश्चन इज कि जो आपने कहा ना कि थोपा तो नहीं जा सकता, अंदर से आना चाहिए. तो इंग्लिश का भी आपने बोला, कॉन्वेंट गए वो तो पढ़ा ही रहे थे, तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी थी, चाहे टूटी फूटी बोलो चाहे कुछ भी बोलो. तो कहीं पे वो सिस्टम जो है वो शायद थोपा गया था, बट एक पूरे जनरेशन को उसने चेंज तो कर डाला है. तो वेयर डू यू सी दिस बैलेंस कि एक तरफ आप थोपना नहीं चाहते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि ये लैंग्वेज उभरे. देखिए, जो अंग्रेजी जो आप कह रहे हैं कि विली थोपा ही गया, तो उसने चेंज तो कर दिया पूरी जनरेशन को, तो चेंज करने में ही बिगाड़ भी दिया है ना. तो उनके वैल्यू सिस्टम इसीलिए स्क्यूड हो गए. मुझसे अभी तक अब तो ये पूछते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखती. और जब पहले मुझे उतना जानते नहीं थे, तो चूंकि मैं थोड़ा अंग्रेजी कॉन्वर्सेशन कर लेती थी या उनके हिसाब से खास किस्म की पढ़ी लिखी लगती थी, they assumed I was writing in English, and they would all be shocked that I was writing in Hindi. So just imagine the ignominy of that question. You don't go and ask a French person, why are you writing in French? You don't ask a German, why are you writing in German? And you are asking a Hindi wali, why are you writing in Hindi? Why are you not writing in English? तो ये हम लोग का डिस्टॉर्ट तो कर ही दिया इस सिस्टम ने. And that has to be set right. Not by unlearning English, but realizing what English is. It's not something which is taking us to paradise. It's a powerful language, practically speaking, and it is another language. We are lucky, हमें आ गई है, मतलब we maybe through bad luck,
पर हमको आ गई है, हम उसे अच्छे से जाने, उसका कुछ फ़ायदा उठाएं। हमारे जो दूसरी भाषाओं के साथ गड़बड़ हुआ है हमारे वैल्यूज़ में, उसको सही करने की ज़रूरत है। अब आपने कहा कि बच्चे, पता नहीं आपने कौन सी बात कही थी, पर मुझे याद आया कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स with the language, with our languages is that we are not able to provide any avenues after that. तो ये कह देना जैसे बस आदर्श के लिए जियो भाई, हिंदी इसलिए सीख लो कि तुम्हारी मातृभाषा है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अच्छे एवेन्यूज नहीं देंगे। अब ये जितने अंग्रेजी दांव पहुंचते हैं बॉलीवुड, कटरीना कैफ और ये और वो, जिनको हिंदी नहीं आती है, they have to learn it because it works in that creative milieu. It becomes important for them. और जहाँ जो जानते हैं उसमें जो भाषा को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, Bollywood is a very good example of a place where Hindi is thriving. It's a popular medium, but it is thriving. तो जो ये आपके दूसरे लोग हैं, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी, हाँ, तो इस तरह के जो है, जो बहुत अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हिंदी जाके इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए उनकी वो हिंदी को एक दूसरा दर्जा दे रहे हैं। सो इट हैज़ टू फाइंड avenues which are enjoyable, lucrative and various things, and that is what we have to work towards. Not just कि एक ideal बना दिया और कहा कि नहीं पढ़ो, और फिर वो कौन सी हिंदी बोलते हैं पढ़ो, वो हिंदी जो शायद वो खुद भी नहीं समझते। तो लैंग्वेज हैज़ टू बी समथिंग, इट्स लैंग्वेज इज समथिंग ब्यूटीफुल। हम लैंग्वेज से ही तो बोल रहे हैं, लैंग्वेज से ही हम अपने को मज़ा दे रहे हैं, दूसरे को मज़ा दे रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं, आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गिव इट इट्स प्लेस एंड गिव इट इट्स डिरेक्शंस। तो डिरेक्शंस बहुत ज़रूरी है। रेत समाधि ने दिया है ना, वो एक होप तो दिया है, एक एक्साइटमेंट नहीं, पर एक किताब भी उस मुकाम पर पहुंचे। अब मुझसे हज़ारों लोगों ने, पूरे मिडिल क्लास जो है वो हिंदी उसी तरह से जानता है जैसे कि हम लोगों को बचपन में कहा जाता था हिंदी जानो बस थोड़ा थोड़ा। तो हिंदी जानते हैं लेकिन हिंदी में पढ़ते नहीं हैं, और हिंदी से कोई ऊंचा रिश्ता नहीं है। न जाने कितनों ने टूम ऑफ सैंड पढ़ी और कहा कि हमने फिर जाके हमने पिछले 20 साल में पहली बार एक हिंदी किताब पढ़ी। मेरा भी वही किस्सा है, मैं आज ही कह रही थी कि अब मुझे हमारा भी मन अब वही कर रहा है, रेत समाधि ही पढ़ने चाहिए। So we have time for one more question. मेरा नाम स्मृति है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि लेखक की राजनीतिक भूमिका होती है क्या? गुड क्वेश्चन। अब आप राजनीति को कैसे परिभाषित करेंगे उस पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीतिक भूमिका तो हम सबकी है, खासकर आज की दुनिया में हम सबकी है। हम जो बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वही एक राजनीति का हिस्सा हो जाती है, और मैं कहती हूँ मैं औरत हूँ, वही एक राजनीति हो जाती है। मैं एक औरत हूँ और यहाँ बैठी हुई हूँ और ऐसे पहन के बैठी हुई हूँ, ऐसे बोलती हूँ, वो सब राजनीति है। तो राजनीति से तो हम में से कोई अछूता नहीं है, अलग हो ही नहीं सकता है आज के ज़माने में, खासकर where everything is more fluid and everything is under question, everything is being turned, things are all a bit confusing and people are finding their way. तो वो ज़रूर होती है, पर अगर आपकी परिभाषा है कि राजनीतिक होना वही है जैसे फेमिनिज्म में कि खड़े होकर इस तरह से बोलो, इस विचारधारा से जुड़ो, तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं होना चाहिए लेखक में। लेखक अपनी पॉलिटिक्स बिल्कुल दूसरे ढंग से उसको बरतते हैं, उसको खेलते हैं। उन पन्नों में हम जो चीज़ें कह दे रहे हैं, अगर मेरी एक किताब है हमारा शहर उस बरस, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर कोई चीज़ कही गई है, कुछ कहानी भी कही गई है, कुछ और चीज़ें, जिस भी ढंग से मैंने वो नैरेटिव मेरा बना है, तो वो एक अलग तरीका है टू हैंडल व्हाट यू आर कॉलिंग पॉलिटिक्स।
and you should let, society should let writers do politics in their way, not insist that they should come out on the street and do politics in the way of the politician. मुझे लगता है कि हमने आज काफ़ी कुछ सीखा। हमने आज गीतांजलि जी के जीवन के उन पहलुओं को भी जाना जो इनसे बातचीत किए बिना जानना पॉसिबल नहीं था, आसान नहीं था। मैं एक शेर से गीतांजलि जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती है। आंचल, शुक्रिया आपका इस प्यारे संचालन के लिए। I would also like to mention Kirti S.S. Raipur, sitting right there, for her time and efforts to make this a success. हम अपने प्रायोजक श्री सिमन के भी आभारी हैं। उपस्थित आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। Before we end this, we have a small token of appreciation on behalf of Prabha Khaitan Foundation. So ये एक छोटी सी भेंट देने के लिए मैं श्री आलोक पुतुल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आलोक जी BBC के पत्रकार हैं यहाँ रायपुर में। ये जयपुर का हैंडलूम बांधनी है जो PKF की तरफ से a small token of appreciation।